हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस क्लास में, जहाँ पर आज आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी और ये हेल्प करेंगे कि आप इंग्लिश को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से स्पीक कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे वीडियो के साथ बने रहना है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी इंग्लिश बोलना, एक इंग्लिश स्पीकर बनना, सो दिस वीडियो फॉर यू, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगी जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। अगर आप ये बहुत ही हैंडी स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकते हैं। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, जितने भी लोग आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। So this is the video for you all. So now let's move ahead. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डे 12 है और इस डे 12 की क्लास में आप बहुत ही हैंडी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर होंगे आप सभी लोगों के लिए, जो कि लर्नेबल स्ट्रक्चर होंगे आप सभी लोगों के लिए। अगर कोई छोटे बच्चों को भी अगर आपको सिखाना हुआ तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही काम आएंगे। सो यू हैव टू बी विद अस, आपको हमारे साथ बने रहना है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कमाल के कोटेशन के साथ। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक कोटेशन, एक स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लेके आई हूँ। ये आप एक एज अ शायरी भी बोल सकते हैं, एक एज अ कोटेशन भी बोल सकते हैं। और ये कोटेशन है, जस्ट लिसन इट केयरफुली, दैट द कोटेशन इज दैट, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। द मीन्स ऑफ दिस स्लोगन एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दे रही हूँ। एंड द कोटेशन इज दैट, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना बेटर बनाइए, इतना होनहार बनाइए, इतना अच्छा बनाइए कि खुदा भी जो ऊपर वाला है वो भी आपसे आके पूछे कि आप चाहते क्या हैं। ओके, बाय द वे वो तो आता नहीं, बट फिर भी आप, आई मीन टू से, वो एज अ पर्सनली किसी से फ्रंट टू फ्रंट नहीं आते हैं, बट फिर भी वो आपसे आके पूछे कि आपकी रज़ा क्या है, आप क्या चाहते हैं। ओके, सो अपने आप को इतना ज़्यादा बुलंद करिए, इतना ज़्यादा अच्छे बनिए, इतना ज़्यादा परफेक्ट बनिए। I just want to say something that nobody is perfect in this world, everybody is perfectly imperfect, but फिर भी आप अपनी अच्छाइयों से परफेक्ट बन सकते हैं। सो आप अपनी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनिए, बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, ताकि खुदा भी आपसे पूछे, ऊपर वाला भी आपसे पूछे कि तुम्हें चाहिए क्या। सो दिस इज़ द कोटेशन। और इस कोटेशन के साथ हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर एंड देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ वो है यूज़ ऑफ विलिंग टू का। यस माय डियर फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ विलिंग टू का है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, इज एम आर का यूज़ करना है, विलिंग टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर अदर वर्ड यूज़ करना है। आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करना है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। फिर विलिंग टू का यूज़ कर देना है आपको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है, फिर अदर वर्ड यूज़ कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर आपको कहना हुआ कि मन हो रहा है या फिर इच्छा हो रही है, जैसे अगर आपको कहना हुआ मुझे घर जाने की इच्छा हो रही है, मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है, मुझे घूमने की इच्छा हो रही है, मुझे उससे बात करने की इच्छा हो रही है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि कोई चीज़ इच्छा हो रही है, मेरी ये करने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ पे हम स्पीक करते हैं विलिंग टू का। किसका यूज़ करते हैं? विलिंग टू का। कुछ एग्जाम्पल से इसे बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? मुझे अंग्रेज़ी बोलने की इच्छा हो रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, सपोज दैट आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। आपने अपने फ्रेंड से कहा मुझे भी अंग्रेज़ी बोलने की इच्छा हो रही है। ओके, कैसे बोलेंगे इसको?
आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रही है। आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। अगला हमारा सेंटेंस है, मुझे उससे बात करने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? मुझे उससे बात करने की इच्छा हो रही है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम विलिंग टू टॉक टू हर। क्या बोलेंगे? आई एम विलिंग टू टॉक टू हर। सपोज दैट आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और काफ़ी टाइम तक आप लोगों ने बात नहीं की, फिर आपने कहा कि आपने एज सोचा कि मेरी उससे बात करने की इच्छा हो रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने उससे बात नहीं की। आई एम विलिंग टू टॉक टू हर, ओके, बिकॉज सच अ लॉन्ग टाइम आई हैवंट टॉक टू हर, ओके। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ढेर सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इससे रिलेटेड, आप उसको यूज़ करके, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश में सुधार ला सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, ओके। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, वो है, मुझे घर जाने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? मुझे घर जाने की इच्छा हो रही है। अब सपोज दैट आप अपने घर से दूर हॉस्टल में रहते हो, आपको अपने मॉम एंड डैड की याद आ रही हो, तो आप यहाँ पे एज ए यूज़ कर सकते हैं। आप सपोज दैट आपको आपके फ्रेंड से कहना है, मुझे घर जाने की इच्छा हो रही है क्योंकि मुझे मेरे मॉम एंड डैड, मेरे पेरेंट्स की याद आ रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको आई एम विलिंग टू गो होम। आई एम विलिंग टू गो होम मतलब मुझे घर जाने की इच्छा हो रही है, ओके। तो सिंपली आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है, ओके। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है, मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है। सपोज दैट आप किसी मैरिज पार्टी में गए एंड आपने ऑलरेडी खाना खा लिया था, ओके, आप घर से खाना खा के गए एंड किसी उस शादी में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे, ठीक है। आपने उन सारे पकवान को देखा, सारे खाने को देखा, आपने कहा कि इतने ढेर सारे खाने हैं, बहुत काफ़ी डिलीशियस फूड है, तो मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है और मैं ज़रूर खाऊंगा, ओके। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? मुझे खाने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू ईट फूड। आई एम विलिंग टू ईट फूड, मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे उससे मिलने की इच्छा हो रही है। सपोज दैट आप अपने फ्रेंड से काफ़ी लंबे टाइम से ना मिले हों, आपने अपने दूसरे फ्रेंड से कहा कि बहुत लंबा समय हो गया मैं उससे मिला नहीं, तो मुझे उससे मुझे उससे मिलने की इच्छा हो रही है, ओके। मुझे उससे मिलने की इच्छा हो रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई एम विलिंग टू मीट हिम। आई एम विलिंग टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने की इच्छा हो रही है। आई होप यू गॉट इट। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे पढ़ाई करने की इच्छा हो रही है, ओके। अब वैसे तो पढ़ाई तो बहुत ही कम लोगों की इच्छा होती है, बट स्टिल जो बहुत ही मतलब अपनी बुक से और पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ऐसा कहा कि मुझे पढ़ाई करने की इच्छा हो रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम विलिंग टू स्टडी। क्या यूज़ करेंगे? आई एम विलिंग टू स्टडी मतलब मुझे पढ़ाई करने की इच्छा हो रही है। सो हे एवरीवन, ये है आज का पहला हमारा स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, और इसको आप यूज़ करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी सेंटेंस आप इससे रिलेटेड स्पीक करते हैं हिंदी में, आज से आप उसको स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश में बोलने के लिए। आई एम विलिंग टू डू दिस, आई एम विलिंग टू ईट फूड, आई एम विलिंग टू मीट हिम, आई एम विलिंग टू स्टडी, आई एम विलिंग टू गो टू माई होम। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट इन द मूड टू। देखिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये, आप बहुत यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने पहले स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें यूज़ किया था वैसे यूज़ करना है। बस जहाँ पे आपने विलिंग टू लगाया था वहाँ पे आपको इन द मूड टू लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट वही रहेगा,
हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर नॉट इन द मूड टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर अदर वर्ड का यूज़ कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है कि मेरा मूड नहीं है। जैसे अगर आपको कहना हुआ मेरा आपके साथ जाने का मूड नहीं है, मेरा यहाँ बैठने का मूड नहीं है, मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, मेरा तुम्हारे साथ जाने का मूड नहीं है। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉट इन द मूड, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है मेरा तुम्हारे साथ जाने का मूड नहीं है। सपोज दैट आपको किसी ने ऑफ़र किया कि चलिए मेरे साथ घूमने, आपने कहा मेरा आपके साथ जाने का मूड नहीं है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरा आपके साथ जाने का मूड नहीं है, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, I'm not in the mood to go with you. I'm not in the mood to go with you. मेरा आपके साथ जाने का मूड नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी के साथ कोई चीज़ ना करने की मूड ना हो तो आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई काम करने का आपका मूड ना हो तो वहाँ पे आप इन द मूड टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, ओके मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। सपोज दैट आप अपने फ्रेंड से गुस्सा हैं किसी बात के लिए, ठीक है, और अगर वो बार बार आपको मना रहा है कि प्लीज़ टॉक टू मी, तो आपने कहा मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू। आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू। मेरा आपसे बात करने का मूड नहीं है, मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। सो ये है आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ भी करते हैं। एंड आई होप आप लोग ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है मेरा बैठने का मूड नहीं है। क्या करने का मूड नहीं है, मेरा बैठने का मूड नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन द मूड टू सिट। आई एम नॉट इन द मूड टू सिट, मेरा बैठने का मूड नहीं है। सपोज दैट आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी ने आपको रोक लिया और बोला कि बैठ जाइए थोड़ा देर बातें कर लेते हैं, तो आपने कहा मेरा बैठने का मूड नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन द मूड टू सिट। आई एम नॉट इन द मूड टू सिट, मेरा बैठने का क्या नहीं है, मूड नहीं है, मेरा बैठने का मूड नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड टू सिट। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है। मेरा वहाँ जाने का क्या नहीं है, मूड नहीं है। सपोज दैट आपके मॉम ने कहा कहीं आपको जाने के लिए कहा कि आप वहाँ चले जाइए, तो आपने कहा मेरा मूड नहीं है वहाँ जाने का, ओके तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मेरा मूड नहीं है वहाँ जाने का, I'm not in the mood to go there. I'm not in the mood to go there. मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है, ओके तो इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस को आप क्रिएट करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट इट ऑल द थिंग्स। अगला है मेरा बोलने का मूड नहीं है। अच्छा ऐसा बहुत बारी होता है, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हमारा किसी से मूड नहीं होता है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए जब गुस्सा होते हैं और अगर कोई हमें मनाता है तो हम ऐसा बोलते हैं ना मेरा बोलने का मूड नहीं है, ओके कोई कुछ पूछ रहा है और आप किसी और चीज़ में खोए होते हैं तो आप कहते हैं ना मेरा मूड नहीं है बोलने का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप लोग इससे रिलेटेड इस स्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं, ओके सो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट इट, ओके आपको प्रैक्टिस करना है इस पर बहुत ही अच्छे से, इसको यूज़ करके इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है मेरा बोलने का मूड नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरा बोलने का मूड नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं दैट I'm not in the mood to speak, okay? इसको कैसे यूज़ करेंगे, I'm not in the mood to speak.
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, सॉरी फॉर दिस। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। ठीक है, मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। अब आप गुस्सा हैं तो आपने कहा कि मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। ओके, आप गुस्सा होके आपने कहा कि मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, आज मुझे कोई भी खाना खाने के लिए मत बुलाइएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट इन द मूड टू ईट फूड। आई एम नॉट इन द मूड टू ईट फूड। मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। ओके, तो ये है आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं और बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। ओके, सो आई होप गाइस यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल, अगले स्ट्रक्चर की ओर, एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। ओके, और इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है रेदर टू का। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये रेदर टू का। ठीक है, इसको भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या रहा है। स्ट्रक्चर है, इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर आता है। अब स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं कैसे यूज़ करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट हैज़ या हैव। अब हैज़ हैव आपको वहाँ पे लगाना है। जैसे सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सिंगुलर प्लूरल मतलब होता है जैसे आई वी दे यू के साथ आप यूज़ करेंगे हैव का, ही शी इट या फिर कोई नाम आ गया तो हैज़ का। ठीक है, फिर रेदर टू का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर आर द वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब क्या होता है, इससे कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, उल्टा मुझे उसे बताना पड़ता है। उल्टा मुझे उसे बताना पड़ता है। अब देखिए, जैसे सपोज दैट ऐसा है कि जैसे आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको बताए, बट वो ऐसा ना करके वो आप ही से पूछ लेता है, तो आप क्या कहते हैं, वैसे तो उसे मुझे बताना था, लेकिन उल्टा मुझे उससे बताना पड़ता है। ओके, उसे मुझे बताना चाहिए बट उल्टा क्या है, मुझे उससे बताना पड़ता है। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई वुड, यहाँ पे आप इसको ऐसे यूज करेंगे, आई हैव रेदर टू टेल हिम। आई हैव रेदर टू टेल हिम मतलब उल्टा मुझे उसे बताना पड़ता है। ओके, मतलब बताना तो उसे चाहिए मुझे, बट क्या होता है, उल्टा मुझे उसे बताना पड़ता है। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि उल्टा मुझे ये काम करना पड़ता है, काम करना तो उसे चाहिए बट क्या होता है, उल्टा मुझे ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको यूज इस तरह से कर सकते हैं, आई हैव रेदर टू टेल हिम। ओके, आई हैव रेदर टू टेल हिम। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मुझे मतलब आई। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि सिंगुलर के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा आई हो गया, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, रेदर टू का यूज़ कर दिया मैंने। अभी काम क्या हो रहा है, बात करने का। तो बात करना मतलब बताना है, तो बताना मतलब टेल होता है। अब किसे, उसे, हिम। ओके, आई हैव रेदर टू टेल हिम मतलब उल्टा मुझे उसे बताना पड़ता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, उल्टा उसे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, उल्टा उसे खाना बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए दो सिस्टर हैं, अब छोटी वाली सिस्टर खाना बनाती है एंड जो बड़ी वाली सिस्टर है वो नहीं बनाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बनाना तो बड़ी वाली सिस्टर को चाहिए, बट क्या होता है, उल्टा छोटी वाली सिस्टर को बनाना पड़ता है, मतलब उल्टा उसे बनाना पड़ता है। देन यू कैन यूज दिस। कैसे यूज करेंगे, he has rather to cook food। okay, he has rather to cook food। okay, आप यहाँ पे she has का यूज कर सकते हैं, he has का यूज कर सकते हैं। okay, for the girls you have to use she and for the boys you have to use he। okay, he has rather to cook food। okay, अब suppose that जैसा कि
अगर किसी का भाई खाना बनाता है तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, खाना तो उसकी बहन को बनाना चाहिए, बट क्या है, उल्टा उसके भाई को खाना बनाना पड़ता है, मतलब उल्टा उसे खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ही हैज़ रेदर टू कुक फूड, मतलब उल्टा उसे खाना बनाना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके इंग्लिश में से स्पीक कर सकते हैं। एंड आई होप यू गॉट इट। चलिए कुछ और लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा अगला एग्जाम्पल है, उल्टा मुझे उसका काम पूरा करना पड़ता है। उल्टा मुझे उसका काम पूरा करना पड़ता है, काम तो उसको मेरा पूरा करना चाहिए, लेकिन उल्टा क्या है, मुझे उसका काम पूरा करना पड़ता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? I have rather to complete his work. I have rather to complete his work. उल्टा मुझे उसका काम पूरा करना पड़ता है। ओके, उसे करना तो मेरा काम चाहिए, बट क्या होता है, उल्टा मुझे उसका काम करना पड़ता है। अब ऐसे घर में ऐसा होता है कि मतलब जब वो कोई बड़ा होता है तो वो छोटे से अपना काम करवा ही लेता है। ओके, बट क्या होता है कि करना किसको चाहिए, बड़े लोगों को करना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसको कि काम तो उसको मेरा पूरा करना चाहिए, बट उल्टा मुझे उसका काम करना पड़ता है। ठीक है, आई हैव रेदर टू कंप्लीट हिज वर्क। अगला है, उल्टा मुझे पढ़ाना पड़ता है। उल्टा मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव रेदर टू टीच। आई हैव रेदर टू टीच, मतलब उल्टा मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब क्या है, दैट्स मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं घर पे कोचिंग पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाता है मुझे, और फिर नहीं पढ़ा पाती, तो मेरी बहन पढ़ा देती, मेरी छोटी वाली बहन। तो मुझसे ऐसे कहती है, पढ़ाना तो तुम्हें चाहिए, लेकिन उल्टा मुझे पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव रेदर टू टीच द स्टूडेंट और चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं, और काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उल्टा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। उल्टा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव रेदर टू डू हार्ड वर्क। आई हैव रेदर टू डू हार्ड वर्क, उल्टा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी चाहिए उसे, बट क्या है, उल्टा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव रेदर टू डू हार्ड वर्क। सो आई होप गाइस आपको ये 3 स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल के और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको यूज़ करने में। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे अगले स्ट्रक्चर को। तो आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट, एंड हियर आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द अदर वर्ड। ठीक है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टू बी ऑनेस्ट का यूज़ कर देना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, डू या डज यूज़ कर देना है। ठीक है, डू या डज तब यूज़ करेंगे जैसे सिंगुलर के साथ डज का, मतलब ही शी इट, फिर उसके बाद कोई नेम आ गया तो डज का, और आई वी दे यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जो भी आपका वर्ब होगा वर्ब लगाइएगा, एक्शन मतलब, फिर अदर वर्ड यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, अब टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। अब इससे हम सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ, सच कहूँ तो वो मुझसे बात नहीं करती, सच कहूँ तो मैं उसके घर नहीं जाता, सच कहूँ तो मैं ये काम नहीं करता, सच कहूँ तो वह पैसे नहीं कमाता। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि सच कहूँ तो वो ये काम नहीं करता, तो टू बी ऑनेस्ट का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। इसको हम पहले कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो मैं उससे बात नहीं करती। सपोज दैट आप कई सारे फ्रेंड्स हैं, और किसी वजह से कोई एक फ्रेंड जो है वो एंग्री हो गया या फिर बात नहीं करता, और फिर आपके दूसरे फ्रेंड ने कहा कि आप लोग तो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, अब इस समय बात नहीं करते। तो आपने कहा कि सच कहूँ तो मैं उससे बात नहीं करती। ओके, सच कहूँ तो मैं उससे बात नहीं करती। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट टॉक टू हिम, या फिर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट टॉक टू हर। अब देखिए, सबसे पहले हम टू बी ऑनेस्ट का यूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है?
कौन उससे बात नहीं करता? मैं बात नहीं करती। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? मैं, मतलब आई। टू बी ऑनेस्ट आई। आप डू नॉट लगाना है तो डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं, ठीक है। डू नॉट भी आप यहाँ पे यूज कर डू नॉट आप यहाँ पे स्पीक कर सकते हैं। आई डोंट। अब काम क्या हो रहा है? बात करने का। तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। अब किससे बात करना है? टू, मतलब टू हिम, मतलब उससे, ओके, टू हिम, उससे। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट टॉक टू हिम। सच कहूँ तो मैं उससे बात नहीं करती, ठीक है। अब इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता। सच कहूँ तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता। इसको कैसे बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट। यहाँ तक तो यूज करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। अब कौन अंग्रेजी नहीं बोलता? वह अंग्रेजी नहीं बोलता। तो वह की इंग्लिश, वह हमारा सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ क्या यूज करेंगे? डज नॉट, ओके, क्योंकि सिंगुलर है इस वजह से डज नॉट। ही डज नॉट। अब क्या नहीं करता? अंग्रेजी नहीं बोलता। काम क्या हो रहा है? बोलने का। तो बोलने की इंग्लिश स्पीक। अब क्या स्पीक नहीं करता? अंग्रेजी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश यूज करेंगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सच कहूँ तो वो अंग्रेजी नहीं बोलता। अब ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में, इसको यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो वह स्कूल नहीं जाती। ओके, सच कहूँ तो वह स्कूल नहीं जाता। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट गो टू स्कूल। टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट गो। अब क्योंकि काम क्या हो रहा है? जाने का। गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। अगला एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो वह मुझसे बात नहीं करता। सच कहूँ तो वह मुझसे बात नहीं करता। इसको कैसे बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट टॉक टू मी। टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट। ही यहाँ हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि कौन मुझसे बात नहीं करता? वह। तो वह मतलब ही डज नॉट टॉक टू मी। टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट टॉक टू मी। सच कहूँ तो वह मुझसे बात नहीं करता। ओके, तब यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट इट। अगला हमारा एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो वह पढ़ाई नहीं करता। ओके, सच कहूँ तो वह पढ़ाई नहीं करता। अब आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा जो सिर्फ घूमते ही हैं और किसी ने पूछा ये पढ़ाई नहीं करते, तो आपने कहा कि सच कहूँ तो ये लोग पढ़ाई नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट स्टडी। ओके, दे डू नॉट स्टडी। ओके, दे डू नॉट का यूज करेंगे। टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट स्टडी। सच कहूँ तो वह पढ़ाई नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट ही डज नॉट स्टडी, मतलब वह पढ़ाई नहीं करता। अब इससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके और इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही बेटर कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। एंड आई होप गाइस आप लोग ये सारे स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर भी बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर हमारा है क्या। इट इज़ नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड अदर वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। OW मीन्स अदर वर्ड, ठीक है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ करना है, मतलब ज़ेरन यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपको अदर वर्ड यूज़ कर देना है। बहुत ही कमाल और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे इट इज़ नो यूज़ ऑफ लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जो भी आपका वर्ब हो रहा है उसमें ING यूज़ करेंगे। फिर क्या यूज़ करेंगे? अदर वर्ड यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ठीक है। अभी इसका मतलब होता है, इससे हम यूज़ समझ सकते हैं इसका मतलब होता है जैसे कोई फ़ायदा नहीं, जैसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। सपोज दैट आप किसी को कोई चीज़ समझा रही हैं, ओके। अच्छा, ऐसा घर में ज़रूर होता है कि जब पेरेंट्स होते हैं, जब डांट पड़ने लगती है किसी को घर में और समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, तो क्या होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ये लोग करेंगे अपने मन के ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं मतलब इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग। इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। अगला है यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। अब सपोज दैट आप कहीं पे बैठे हैं और दो लोग बातें अपनी ही कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला।
तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, कैसे बोलेंगे इसको? इट इज नो यूज ऑफ सिटिंग हियर, इट इज नो यूज ऑफ सिटिंग हियर, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस को आप इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 5 स्ट्रक्चर प्रोवाइड की हूँ और ये 5 स्ट्रक्चर आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट डोंट आस्क, आप पूछिए ही मत कि कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आपको, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, अपनी इंग्लिश को स्पीक सुधारनी है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करिए तो उस ज़रूर इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग सॉरी। ओके, इट इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग सॉरी। माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो माफ़ करेगा नहीं तो माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको इससे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बेटर तरीके से। एंड आई होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट इज, अगला हमारा एग्जाम्पल है कहने का कोई फ़ायदा नहीं, कहने का कोई फ़ायदा नहीं। ओके, अब सपोज दैट आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं बट स्टिल दे आर नेबल टू अंडरस्टैंड, वो आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई समझेगा ही नहीं। लाइक दिस यू कैन यूज़ हियर इट इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग, इट इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग, मतलब कहने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एक दिन सच बाहर आ ही जाएगा, तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सपोज दैट कोई झूठ बोल रहा है एंड यू नो अबाउट दैट, सो आप यहाँ पे एज अ यूज़ कर सकते हैं कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे इसको बोलेंगे? इट इज़ नो यूज़ ऑफ टेलिंग लाई, इट इज़ नो यूज़ ऑफ टेलिंग लाई। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर आज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से चीज़ें लेके, कुछ ऐसे एक्साइटिंग